नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 15 सितंबर से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको एक बुक बताई थी यूथ पब्लिकेशन की, ठीक है। तो बुक मैंने मंगवाई है और उसके ही प्रैक्टिस सेट हम लोग सबसे पहले करेंगे। इसके बाद आपके अलग से जो भी नीड लगेगी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है या फिर जो भी आपके एक्ट हैं, ठीक है, हिंदी हो गया, आपकी इंग्लिश हो गया, उनके भी, जैसे आपके केवीएस है, DSSB है, इन सब के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा हम लोगों की करंट अफेयर चल रही है, जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। जितने भी आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पोस्ट हैं, जो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आपका आईसीटी भी चल रहा है, ठीक है, तो आईसीटी भी आपका कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग उसको भी करते रहेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पे आंसर डी है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे। प्रणब मुखर्जी जी जो थे वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। इसका दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि निवारक निरोध अधिकार है, इसका जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर आपका इकट्ठा होने की आज़ादी, या फिर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। यहाँ पे जो बी आंसर दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको क्या बोलते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तीसरा हम लोग देखते हैं, इसमें किए गए कार्य की इकाई का मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, जो भी काम किया जाता है उसकी इकाई क्या होती है, ठीक है, उसकी यूनिट पूछी गई। तो आप लोगों को पता है कि जो भी काम किया जाता है उसकी इकाई क्या होती है। कार को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, उसकी इकाई होती है आपकी जूल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे साइंस का ये क्वेश्चन है। तो मतलब आपको जो जीके और जीएस है उसमें साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, कि आदर्श पर बल दिया था। तो राम मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किस पे बल दिया था। भक्ति पे दिया था, भगवान, मोक्ष, या फिर शिक्षा पे। तो किस पे बल दिया गया था आपका, उन्होंने मोक्ष पर बल दिया था। जो भी वो निस्वार्थ सेवा करते थे, समाज सेवा करते थे, तो वो किस पे बल देते थे कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोल्जी काय में परिपक्व भाग होता है। ये भी आपका साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उत्तल होता है, द्वि अवतल होता है, गोलाकार होता है, या फिर अवतल होता है। तो गोल्गी काल अपेरेटस एक होता है। जो लोग साइंस से रिलेटेड उनको पता होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा है, जो कन्वेक्स बोलते हैं, जिसको उत्तल लेंस बोलते हैं, वो उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। जब भू दृश्य जल का मतलब क्या होगा कि जो, जैसे आपने देखा है कि पहाड़ वगैरह हैं, आंधी वगैरह आती है, तूफान वगैरह आते हैं, तो सारे पत्थर टूट टूट के नीचे गिरते हैं, तो उसमें होने वाले क्षय को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपर्दन, ठीक है, इरोजन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक है। अब राष्ट्रीय आय की जो आकलन की विधियां हैं वो पूछी गई हैं। तो राष्ट्रीय आकलन की मुख्य विधि कौन सी है, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। उत्पादन विधि है, प्रोडक्ट मेथड है आपका, या फिर आय विधि है, इनकम मेथड, या फिर व्यय निधि जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर बैंकिंग विधि। तो कौन सी विधि हो जाएगी, तो जो राष्ट्रीय आय आकलन की विधि होती है आपकी, वो होती है बैंकिंग मेथड विधि, उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे बताना है कि वायुदूत जो एयरलाइन स्टार्ट हुआ था
उसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मतलब जो पंजाब में आप लोग सरदार लोगों का नाम सुनते हैं, तो उसमें एक खालसा पंथ होता है। ठीक है। तो उसका पूछा गया कि कौन सा त्योहार है जो मेन वो लोग मनाते हैं। तो आपका होला मोहल्ला है, तीज है, लोहड़ी है, बैसाखी है। तो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में कौन सा मनाया जाता है? बैसाखी मनाया जाता है। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 31 अक्टूबर को या फिर 14 नवंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपको पता है जो गांधी जी का गांधी जयंती होती है। ठीक है। गांधी जयंती पे मनाया जाता है। ठीक। तो ये आपने देखे कि आपके 10 क्वेश्चन थे जो जनरल अवेयरनेस से हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस है, इन्होंने अपने हिसाब से लिया है, लेकिन जैसे कि सिलेबस से पूछा गया है कि रिलेटेड टू एजुकेशन, तो उसका पार्ट हम लोग इसीलिए अलग से कर रहे हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा जीके में आपको पता है कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है। उसमें आपकी साइंस भी आ जाती है, फिजिक्स। ठीक है। साइंस में सारा कुछ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके अलावा हिस्ट्री है आपका, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग एजुकेशन वाला तैयार कर रहे हैं, बाकी हम लोग यहाँ से भी तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जीएस की जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग अलग से कर लेंगे ये सब कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। तो आप लोग डेली बेसिस पे जुड़ते रहिए। ठीक है। और ये मत सोचो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, जीएस में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, सारी चीज़ें ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा रीजनिंग का पार्ट है, तो ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इस युग्म का चयन करें जिनके दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है जो मूल युग्म के दोनों शब्दों के मध्य होता है। यहाँ पे कुछ 2 संबंध दिए गए हैं, उसमें बताया गया है कि इस संबंध का चयन करना है कि जो 2 और दिए गए उनमें संबंध है वो, तो तीसरे में भी हम लोगों को बताना है कि कौन सा संबंध होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया फ्रिक्वेंसी हर्ट्स, मतलब जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति होती है, उसको किसमें? हर्ट्स में मापा जाता है। तो इसमें और जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा इस प्रकार से संबंध हो जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डी आंसर दिया गया, हीट और जूल, मतलब जो ऊष्मा है वो किसमें होती है? जूल में होती है। ठीक है। इसका नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जो आपके कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन वो मैं आपको साथ साथ में सॉल्व भी करवा दूंगी, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, रीजनिंग भी समझ में, सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड एक साथ चलती रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो चौथा पद देखो, पहला और दूसरा पद दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो पहला पद दिया गया है स्मार्ट। ठीक है। ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका संबंधित है MSTTR। ठीक। ये दिया गया है, आप लोग फिर से यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया गया है। क्या दिया गया? स्मार्ट को इन्होंने लिखा है MSTTR। इसके बाद क्राउन को हम लोगों को बताना है। हम लोग क्राउन देख सकते हैं कि कैसे क्राउन लिखेंगे। ठीक है। और इसका संबंध बताना है। तो सबसे पहले जो पहला और वाला दिया गया उसका संबंध हम लोग निकालेंगे। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो आपकी रीजनिंग भी साथ साथ में होती चलेगी। तो जो लोग रीजनिंग में थोड़े से वीक हैं या जिनको नहीं समझ आते वो लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या संबंध बनाया जा रहा है। जो आपका यस है, यहाँ पे इसका यहाँ पे दूसरे से संबंध हो गया, यहाँ भी यस है, यहाँ भी। अब जो एम है वो पहले पे रख दिया गया, मतलब एक्सचेंज कर दिए गए दोनों। ठीक है। इसके बाद लास्ट वाले आप देखेंगे जो आर है उसको लास्ट में इधर कर दिया गया, टी को इधर कर दिया गया। ठीक है। और जो आपका ए दिया गया है, ठीक है, इसका संबंध हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोगों को देखनी पड़ेगी क्योंकि इससे इसका संबंध भी निकालना, ये दोनों का तो संबंध बन गया। अब हम लोग सबसे पहले ABCD पूरी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLM। ठीक है। इसके बाद N नीचे से स्टार्ट करेंगे, NOPQRSTUVWXY। ठीक है। ये लिख लिया, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
इसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये वाला सीक्वेंस तो हमेशा ही लिखना या तैयार करना चाहिए। तो अब देखो दो अक्षर जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। अब ए का हम लोग टी से संबंध देखते हैं। तो ए में ए का नंबर कितना, 1 दिया गया है। यहाँ पे देखो आप लोग टी देख सकते हैं 20 नंबर पे दिया गया है, मतलब उसमें 19 और ऐड कर दिया गया है। ए में क्या किया गया है, ए को टी बनाने के लिए किया गया प्लस 19 कर दिया गया है। तो यही संबंध हम लोग क्राउन में लगा देंगे, ठीक है। तो क्राउन में जब लगाएंगे तो आपका यहाँ पे लिख लेते हैं, क्राउन लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो दो पहले के अक्षर हैं उनको एक्सचेंज कर देंगे, आर आगे लिख देंगे, सी इधर लिख देंगे। फिर डब्ल्यू एन है उसको भी एक्सचेंज कर देंगे, एन इधर लिखेंगे, डब्ल्यू यहाँ पे, जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ सेम वही। अब ओ को हम लोग देखेंगे किस नंबर पे, 15 नंबर पे, ठीक है। अब ओ में हम लोग 19 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ओ तो यही है, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। मतलब इसके हिसाब से अगर यहाँ से ऐसे चलेंगे पूरा ऐसे, क्योंकि ये सर्कल में ऐसे घूमते रहेगा, तो कहाँ पे आएगा, एच पे आ जाएगा। तो मतलब यहाँ ओ का मतलब क्या हो गया, एच, जिसमें 19 ऐड कर दी, क्योंकि ए में 19 ऐड होके टी आया था, तो यहाँ पे ओ में 19 ऐड होके ये आ जाएगा। तो ये आंसर कितना, आर सी एच एन डब्ल्यू, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो हम लोगों का पहला वाला था उसका क्या दिया गया है, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आया, आर सी एच एन डब्ल्यू। तो यहाँ पे बी आंसर सही हो गया। आशा करती हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे कि यदि पब्लिक को इतना लिखा गया है, पब्लिक को कितना लिखा गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक, ठीक। इसको कितना लिखा है, 7, 3, 4, 3, 1, 8, 6, ठीक, के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। स्क्वायर्ड को इतना लिखा जाता है। अब स्क्वायर्ड को हम लोग लिख लेते हैं, जो आपका स्क्वायर्ड है इसको कितना लिखा गया है, 10 लिखा गया, 26 लिखा गया, ठीक है, 91 लिखा गया, फिर 0, 8। तो पूछा है इन्होंने कि विक्ट्री को कितना लिखा जाएगा। मतलब ये दो शब्द दिए, जब हमेशा 3 दिए हो तब क्या करेंगे, इसमें से ही आंसर अपने आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से भी सॉल्व करके आएंगे, अगर नहीं होता है तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किसी कूट भाषा में जैकेट को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्वेटर को कितना लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे पूरे 120 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए सोल्यूशन में आपको जो थोड़े सिंपल से वो बता दे रही हूँ। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग अलग से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार संगत हैं और एक असंगत है। इस असंगत शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे संगत और असंगत शब्द बताया गया है। तो यहाँ पे मटर दिया गया है, गाजर, मूली, आलू, ठीक। अब कैसे हम लोग निकालेंगे कि जो आपकी गाजर है, मूली है, आलू है, ये सब जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है। मटर जो है आपकी अलग है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे असंगत क्या हो गया, मटर हो जाएगा। सिंपल से ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, रीजनिंग वाले बच्चे इतना परेशान ना हो। इसके बाद दिए गए विकल्पों से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए उसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या है जो बीच में आएगी, ठीक। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे 20 दिया गया है, ठीक है, ये 21 हो गया, तो मतलब कितना हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 20, 21, 42, ठीक है। इसके बाद है आपका 14, फिर 18 है, फिर खाली स्थान है यहाँ पे, फिर 15। तो 20 में +1 हो गया। अब 42 से जब होगा तो क्या, 21 दूनी कितने होते हैं, 42। तो जब हम 21 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। अब 42 14 कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 42/14 करेंगे, मतलब 3 का भाग देंगे, 3 बार भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 14 आएगा। 42 में जब 3 का भाग देंगे तब 14। अब यहाँ पे देखो प्लस का 1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, ठीक है, फिर भाग 3 हो रहा है।
अब फिर क्या होगा, अब +4 होगा आपका, एक सीक्वेंस यहाँ पे ये बनेगा। जैसे देखो 14 और 18 +4 हो गया, मतलब प्लस की संख्या आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे गुणा आया था और एक संख्या बढ़ भी गई थी, तो +5 यहाँ पे मतलब गुणे में 5, तो 18 में जब हम 5 का गुणा करेंगे, 18 गुणे 5, 18 पंचे 90। ठीक है। अब ये देखो 15 कैसे आया, क्योंकि हम लोग को पूरा सेटिस्फाइड करना है ये चीज। इसके बाद भाग हुआ था, ठीक है, भाग कब हुआ था, एक संख्या और बढ़ गई थी, तो यहाँ पे 5 में गुणा हुआ, एक संख्या और बढ़ेगी तो 6 हो जाएंगे, 6 का भाग करेंगे, ठीक है, मतलब जो 90 है उसमें अगर हम 6 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 आ जाएगा। तो ये वाला सीक्वेंस बन गया, इस हिसाब से हमारा 90 आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। और यहाँ पे इस प्रकार से फिर से एक सीक्वेंस बनेगा, तो ये आप लोग खुद ही सॉल्व करके लाएंगे, अगर नहीं आता है तो इसको अलग से करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, 727 आपका आंसर आएगा। अब देखो ये वाले प्रश्न है कि आकृति चेंज होती है, जैसे यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई, सीरीज दी गई है, इसके बाद ये वाला आया, फिर ये वाला आया, फिर इस प्रकार से नेक्स्ट कौन सा आएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे एरो का चिन्ह कहाँ पे था, ऊपर था, ठीक है, जब नीचे आया तो इधर हो गया। ऐसे ये पूरा सीक्वेंस बनके यहाँ पे जो आंसर्स आपके दिए गए हैं, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर आपका, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। ये तो बहुत नवोदय वगैरह में भी, जब नवोदय के 6 क्लास में एडमिशन होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके नेक्स्ट दिए गए नमूने पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें इसमें प्रमुख चिन्ह के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। अब देखो ये पैटर्न दिया गया है, तो यहाँ पे ये वाला जो संख्या है ये आपको बतानी है कि क्या होगी। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपका कौन सा आंसर आएगा, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अर्जुन दक्षिण की ओर 22 मीटर चलता है। अब ये दिशा वाले आपके सवाल हैं। ठीक है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 22 मीटर तक एक एटीएम पर पहुंचता है। उसके बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर तक एक बुक स्टॉल पर पहुंचता है। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 22 मीटर चलकर अपने ऑफिस पहुंचता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है। तो इसको ये दिशा वाले क्वेश्चन है, तो ये भी रीजनिंग में आपके ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है। रीजनिंग वाले सारे आप क्वेश्चन करके लेके आएंगे। इसके बाद ये देखो ब्लड रिलेशन वाले हैं, राजीव की तरफ और राजीव की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला नीना से कहा, उसकी बहन के पिता। ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने क्या कि राजीव की ओर तस्वीर, राजीव की कोई मतलब कोई राजीव है ये, ठीक है, इनकी तस्वीर की ओर बोला, इनकी जो बहन है ये मतलब भाई हो गए राजीव, ठीक है, और इनकी बहन है तो इनके पिता, ये पिता हो गए। ठीक है। इसके बाद कि बहन के पिता मेरे ससुर, अब ये नीना है, इनके ससुर हैं। ठीक। ससुर के इकलौते, तो ये जो इनके पिता हैं इनके इकलौते पुत्र हैं। ठीक है। इकलौते पुत्र ये हैं, तो ये इनके ससुर हैं, ये इनके इकलौते पुत्र हैं, तो ये इनकी कौन हो गई, पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई, और ये इनके पति हो गए, मतलब नीना के ये पति हो गए जो यहाँ पे इंडिकेट किए जा रहे हैं। ठीक। अब क्या है, नीना का राजीव से क्या संबंध है, तो इनके ये पिता है, यहाँ पे जो है बहन, और इसका भाई है, तो इनका क्या हो गया, माँ और बेटे का संबंध हो गया, तो यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए वर्गों के बीच एक संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है, जैसे स्कूटर, वाहन, ऑटो रिक्शा। इसके बाद है अच्छा, ये जो दिया गया स्कूटर, वाहन, ऑटो रिक्शा, तो इस यहाँ पे संबंध पूछा गया कौन सा होगा। अब देखो स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, ये दोनों ही वाहन में ही आते हैं, मतलब स्कूटर भी एक वाहन है और ऑटो रिक्शा भी एक वाहन है। तो अगर हम ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि वाहन के अंदर ही स्कूटर आएगा और ऑटो रिक्शा भी आपका आ जाएगा।
तो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये मेल कर रहे हैं मतलब स्कूटर ऑटो रिक्शा एक जैसे हैं ऐसा तो होता नहीं है, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, दो कथन दिए गए, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, नो लोशन इज सिरप। ठीक है, कोई भी लोशन सिरप नहीं है। अब दूसरा है ऑल सिरप आर लिक्विड। तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए उसी के हिसाब से आपके जो कथन है उसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। नो लोशन इज लिक्विड, कि कोई भी लोशन लिक्विड नहीं है। ठीक इसके बाद नो कौन सा पूछा गया, सही वाला पूछा गया है, कौन सा तार्किक कथन का अनुसरण करता है। तो नो लोशन इज लिक्विड, इसका कोई इतना संबंध लग नहीं रहा है। नो लिक्विड इज लोशन, ये भी अलग अलग है, इनमें दोनों में कोई संबंध नहीं। सम लिक्विड आर सिरप, सम लिक्विड, जब ऑल सिरप आर लिक्विड है तो कुछ लिक्विड भी, मतलब इन दोनों में संबंध है, तो ये हो सकता है ऑल लिक्विड आर सिरप, लेकिन सारे सिरप सारे जो लिक्विड हैं वो सिरप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक अलग से ट्रिक होती है, इसके मैं इस टाइप के क्वेश्चन की मैं एक अलग से आपको क्लास लेके आऊँगी, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे अभी आपका तीसरा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समझाना सही नहीं रहेगा, बहुत टाइम लग जाएगा फिर। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अर्पिता, गमन, नितिन, वर्षा, श्रेया और शाहिद एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुंह किए बैठे हैं। नितिन गगन के ठीक बाएं है, श्वेता अर्पिता और शाहिद के बीच में, शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, नितिन और वर्षा के बीच में 4 लोग बैठे हैं, वर्षा और श्रेया के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, तो ये आपके दिशा ऐसा वाले सवाल हैं। यहाँ पे जब पूरा तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा आ जाएगा जो आंसर शाहिद वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, ये भी आपके ग्राफ वाले हैं, ये आप लोग करके आएंगे। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये फोल्डिंग वाले हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि ऐसे मोड़ा जाता है। ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आप एक पेपर ले सकते हैं, यहाँ पे देखो एक पेपर दिया गया है, फिर है कि यहाँ पे एक कट लगाया गया ऐसे। ठीक है, तो उस पेपर को फोल्ड कर लेंगे तो ये कुछ ऐसी आकृति बनेगी। अब आप पेपर की सहायता से एक ऐसा कट लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, फिर जब उसको खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, ऐसे हम लोग बचपन में छोटे पे किया भी करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखना है इसको। ये मैं इसलिए भी आपकी दे रही हूँ, आप लोग करेंगे तो अच्छे से और सीखेंगे। ये भी इसी प्रकार का है कि पूछा गया है कि कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका जो 26 है उसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे दर्पण का प्रतिबिंब पूछा गया है कि मतलब दर्पण है तो उसमें उल्टा दिखता है ना, तो उसी के हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी आप लोग सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, मरकरी है, उसको जब कोई शीशे के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। मतलब जो 2 दिखाया जाएगा, जो पासा आप लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें ये चीज़ बताई जाती है, जब 2 दिखाया जाएगा तब कौन कौन से फलक नहीं रहेंगे। तो जो लोग लूडो खेलते हैं वो इसका ट्राई करके देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए आंसर सही हो जाएगा। जब आप 2 दिखाते हैं 3 दिखता है, 5 6 नहीं दिखता है पीछे का। ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को व्यवस्था उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वह किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो अंग्रेजी शब्दकोश होते हैं, जैसे पूरी स्पेलिंग है तो उसके कौन से क्रम में सही से होगा, तो आप लोग ABCD लिखेंगे, उसके बाद लिख के देखेंगे कि कौन सा है कि सबसे पहले बन जाएगा, कौन सा बाद में बनेगा, ऐसे इसको अरेंज करना होगा। ठीक है, इसके बाद आंसर आपका क्या आएगा, बी आएगा। ये आपको करके लाने हैं, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर जो आपको बिल्कुल
क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे आराम से हो जाएंगे जैसे जैसे बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चयन करना है जो तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, मतलब कि सबसे बड़ा छोटा यहाँ पे अरेंज करना है कौन सी कंट्रीज है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे चंडीगढ़ है, रॉक गार्डन है, एशिया है, भारत, विश्व। तो सबसे पहले तो आपका विश्व ही आ जाएगा, क्योंकि विश्व से बड़ा तो बाहर कुछ होता ही नहीं है, विश्व में ही सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो 5 नंबर आ गया आपका पहले। इसके बाद एशिया। अब एशिया एक महाद्वीप है, बहुत सारे कंट्री से मिलके बना है। फिर इसके बाद एशिया आएगा, मतलब 3 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कट हो गया, ये वाला कट, ये दो तो कट ही हो गए। इसके बाद आपका एशिया के बाद क्या आएगा, अब एशिया में भी क्या आता है आपका, भारत आता है, तो 4 नंबर पे ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं फिर क्या आएगा, चंडीगढ़ आएगा या फिर रॉक गार्डन आएगा। तो चंडीगढ़ आएगा आपका, क्योंकि रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। तो पहला आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा आपका, दूसरा आ जाएगा। तो ये क्रम बन जाएगा कौन सा, 5 3 4 और 1 2, मतलब तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल है, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा आप खुद करेंगे तो उससे ज़्यादा, मैं केवल आपको हिंट दे रही हूँ, तो आप लोग करके आएंगे यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग सही से करेंगे, जैसे ABCD लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कौन सा मीनिंग है जो पहले बन जा रहा है, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इसके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका पार्ट 3 है, नॉलेज ऑफ ICT। हम लोग ICT पढ़ भी रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है, ऑडियो टूल आपका पूछा गया है, कौन सा है, डिस्क्लेयर है, AVD मैक्स है या फिर ब्लेंडर है। तो ऑडियो टूल पूछा गया है, आर्डोर है। तो यहाँ पे ऑडियो टूल आपका क्या हो गया, आपका जो डी है आर्डोर, ये ऑडियो टूल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO। अब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। अगर जो मैंने कंप्यूटर की एब्रीविएशन वाली क्लास करवाई है, इसमें फुल फॉर्म बताए हैं, अगर वो आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, ये बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में आने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं। वर्ड प्रोसेसर आपका क्या है, वर्ड प्रोसेसर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपका MS वर्ड है उसकी बात की जा रही है। तो उसमें जो कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उस बार को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको करवाया जा चुका है, जिन लोगों ने क्लासें नहीं देखी हैं अभी भी देख लो, सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको बोलते हैं टूल बार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है। जब एक यूनिट के रूप में हम कोई जानकारी इकट्ठी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं या फिर फाइल। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक जगह सारी जानकारी इकट्ठी की है आपने तो उसको क्या बोलेंगे, फाइल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी का प्रयास फिर खाली स्थान किया गया कहलाता है। मतलब गलत तरीके से आपका पासवर्ड जानने की कोशिश करता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का जो नंबर वगैरह है वो जानने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इसको भी हम लोग कर चुके हैं, अगर आपने क्लास ली है तो पता होगा। उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। जब कोई भी अटैकर्स, जब उन्हें हम लोग इसकी क्लासेस अभी आपकी, इसकी क्लासें अभी नहीं हुई हैं, इसको भी आपको करवाइए, साइबर अटैक के बारे में बात कर रहा है। तो जब जैसे साइबर अटैक होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका नाम या पासवर्ड कैसे भी जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक तरीका है जिसे ब्राउजर से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा तरीका है, कुकी है, बुकमार्क है या फिर ब्लॉग है या फिर बुकमार्क तथा ब्लॉग दोनों। अब यहाँ पे आंसर बुकमार्क है। जैसे हम लोगों ने कोई साइट देखी या फिर कोई PDF है, कुछ भी चीज़ है जो पसंद
हम लोग को अब आइए या फिर लगता है कि इसको बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, हम लोग क्या करते हैं बुक मार्क कर देते हैं, मतलब उसको सेव कर देते हैं, क्योंकि उस पर सीधे क्लिक करेंगे आप उस पर उसी साइट पे दोबारा पहुंच जाएंगे, ठीक है। कुकीज़ क्या होता है आपका, जैसे कुकीज़ होता है कि जब आप लोग सर्च करते हैं, गूगल पे कुछ सर्च किया, अभी जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में काफ़ी चीज़ें सर्च करते हैं, उसकी क्लासेस सर्च करते हैं, जैसे हॉस्टल बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लासें हैं, तो क्या होता है कि कंप्यूटर वो डाटा सारा स्टोर करता रहता है, ठीक है। जैसे ही आपने आपने देखा है कोई चीज़ ज़्यादा सर्च करते हैं, फिर आप एक वर्ड टाइप करेंगे, अपने आप से ही उससे रिलेटेड चीज़ें आने लगती हैं, तो किसकी वजह से हो पाता है, ये कुकीज़ की वजह से, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है कि आप कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, उस पर कुछ कंटेंट डालते हैं डेली का डेली, ठीक है। तो ये सारे नहीं यहाँ पे होंगे, यहाँ पे आंसर क्या होगा, बुक मार्क, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ पे जो आपके इंटरनेट होते हैं, लैन वैन मैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बाद मैन होता है आपका, तो मैन का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, कौन सा नहीं है, गूगल क्रोम है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस डॉस, तो ये सारे ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल क्रोम आपका क्या होता है, ये ब्राउजर होता है, ठीक है। आज ही इसकी क्लास हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। गूगल क्रोम क्या होता है, आपका ब्राउजर होते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ भी जानकारी टाइप करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट है। तो लॉजिक गेट आपके कौन से होते हैं, यहाँ पे एंड और नैंड, तो ये सारे ही लॉजिक गेट होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, क्योंकि जैसे बच्चे बता भी रहे थे, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, तो हो सकता है उसमें ये सारी चीज़ें पूछ लें, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का भी बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ से क्या पूछ लें कुछ कह नहीं सकते। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा मत समझो कि सिलेबस के, क्योंकि डिक्टो जैसे उसमें दिया गया है कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो ज़रूरी नहीं आपको इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस यही सब पूछेगा, उसमें और भी सारी चीज़ें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर की कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरुआत करने को नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी होती है। तो कंप्यूटर का कार्य करते हैं, तो प्रोग्राम को नियंत्रित करने के लिए कौन सी भाषा यूज की जाती है, उसको बोलते हैं कमांड, ठीक है, मतलब कमांड करते हैं, नियंत्रण या कंट्रोल करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डाटाबेस सुधार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आपका कोई डेटाबेस है, उसमें कोई सुधार करना है, फिर से उसको कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो कौन सा उपयोग करते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको हाई लेवल लैंग्वेज, एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज, या फिर 4GL, तो कौन सी भाषा यूज करते हैं, आपकी क्यूरी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब के लैंग्वेज से क्वेश्चन है, तो जो लोग कंप्यूटर की क्लासेज नहीं कर रहे हैं प्लीज़ करने लगो। अगर आपको लग रहा है कि ये फालतू में करवाई जा रही है, तो आप अपना ही नुकसान करने वाले हैं, ठीक है। एक बिट डाटा संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, ठीक। जब एक बिट डाटा संग्रहित करते हैं, तो कौन सी सर्किट का प्रयोग किया जाता है, रजिस्टर का किया जाता है, वेक्टर का, इनकोडर, या फिर फ्लिप फ्लॉप, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। आपको पढ़ाया गया था, इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है, फिर आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में आपका एलयू होता है, सीयू होता है, फिर आपका आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो जो आपकी अंकगणित मतलब मैथमेटिकल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो किस में होती हैं आपकी, उसको बोलते हैं एएलयू, ठीक है। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक, यहाँ पे एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसका नेक्स्ट है अरिथमोमीटर का द्वारा आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये भी क्लास की आपकी कंप्यूटर में करवा दी जाएगी, कौन सा आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा अर्थमोमीटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा या संचारित किए जाने वाले डाटा क्या कहलाता है।
ठीक है, जो जमा कर देते हैं, टाइप करते हैं, और ये सब संचालन क्या कहलाते हैं कंप्यूटर में। तो जब हम लोग टाइप करते हैं, मतलब हम लोग कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, मतलब कुछ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जमा कर रहे हैं, सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, इनपुट में आ जाती हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्प्रेडशीट। अभी एमएस एक्सेल की आपकी अलग से क्लास हुई है। तो स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमांकन निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ कि कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं। तो अगर आपने क्लासेस देखी है, तो आसानी से यहाँ पे कितना सिंपल आंसर है, एमएस एक्सेल को ही स्प्रेडशीट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिस्टमों में से एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलने वाले को क्या कहते हैं। तो सिस्टम में अगर एक से अधिक प्रक्रिया हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, रियल टाइम कहते हैं, या फिर बैच प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं जब एक से अधिक, जैसे आप अपना काम भी कर रहे हैं, कभी कभी कुछ लोग पसंद होता है कि गाने सुन के अपना काम करना, या फिर और भी कुछ आपको देखना है, काम के बीच में एकदम से याद आया तो और भी, तो मतलब मल्टीपल चीज़ें आप वहाँ पे कर पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर में जो यूजर होता है उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन वेयर, फायरवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर। तो यूजर मतलब जो हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन वेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं। जैसे कंप्यूटर पे जब आप काम करते हैं तो एक सिंबल दिखता रहता है आपको हर टाइम पे, उसको क्या कहते हैं, माउस कहते हैं, हैंड कहते हैं, लोगो कहते हैं, या फिर कर्जर, जो कर्जर होता है, ठीक है। जब आप माउस चलाते हैं तो कर्जर इधर उधर पूरे स्क्रीन पे होता रहता है, उसको क्या कहते हैं, कर्जर। नेक्स्ट है किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है, ठीक है। ये कंप्यूटर के अकॉर्डिंग पूछी गई है। तो जो आपकी कंप्यूटर की इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, ठीक है। अब है हमारा नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बालक अधिकारी संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी। जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 है, उसको राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी। तो कब मिली थी, 20 जनवरी 2006 को उसकी अनुमति मिली थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो सभी बच्चों को यहाँ पे आयु पूछी गई है, तो आपको ये बहुत बार क्वेश्चन करवाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आपके जो आरटी है, राइट टू एजुकेशन 2009, वो शिक्षा प्रोवाइड करवाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन वाज मॉडिफाइड इन गैजेट ऑफ इंडिया। मतलब जो आपका बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। ये कब अधिसूचित किया गया था, 9 फरवरी 2004 को ये अधिसूचित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु सशक्त करता है। कौन सा अनुबंध है जो विशेष स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन, कि मतलब बच्चों को उनके अधिकार मिल सके, इन सब के बारे में बात करता है। तो आपका आर्टिकल 15(3), ठीक है, यहाँ पे ये वाला है, ये इसकी बात करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के आंकड़ों के अनुसार 2021 में शिशु मृत्यु दर क्या रही है। तो जो चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट है, वो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख सकते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें करवाई गई हैं। तो कौन सा यहाँ पे है, 18, शिशु मृत्यु दर कितनी रही है, 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 2। अब यहाँ पे देखो धारा से भी क्वेश्चन आया, परिभाषित की गई है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो आराम से देख सकते हैं। तो कौन सी धारा भाग 2 में परिभाषित की गई है आपका, ठीक है, समुचित सरकार, बालक या सप्ताह, कर्मशाला। तो जो चाइल्ड वर्ड बताया गया है आपका, वो किसमें बताया गया है, धारा 2 जो है आपकी उसमें बताया गया है, ठीक है। इसमें जो आपका है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसमें सेक्शन 2 सेकेंड पार्ट बताई गई है। उसमें क्या बताया गया है कि जो बालक को बताया कि बालक कब से कब तक की उम्र का होता है। तो इसको पढ़ के आपको लग रहा होगा, जिन लोगों ने क्लासें नहीं की हैं वो अभी भी कर लें, सारी क्लासें आपकी अलग अलग से करवाई गई हैं। उनको मैराथन देखनी है वो लोग मैराथन भी देख सकते हैं।
वो भी सब आपको अलग से ही करवाया गया है। ठीक है, अब दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है। जो आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंट एक्ट है उसका विस्तार आज के टाइम पे पूछा गया है कि जब लागू हुआ था तब तो जम्मू और कश्मीर में नहीं हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब पूरे भारत में इसका विस्तार है। ठीक है, तो आप कभी ये क्वेश्चन आए कि संपूर्ण भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर, तो ये क्वेश्चन हमेशा गलत ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, पूरे भारत में ये एक्ट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन सा कार्रवाइयों का संचालन है। जो आपको पोक्सो एक्ट 2012 है उसमें केस पूछा गया, कौन सा स्पेशल कोर्ट के तहत संभाला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो विशेष लोक अभियोजक है न्यायालय के समक्ष ये कार्रवाई का संचालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे बाल विवाह जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आपका है उसमें पूछा गया कि जो उसमें बालक शब्द परिभाषित किया गया है उसको किस धारा के अंदर परिभाषित किया गया है। तो जिन लोगों ने क्लास देखी है वो बता सकते हैं, सेक्शन 2 का, मतलब जो आपका सेक्शन 2 का पहला वाला। ठीक है, इसमें बालक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पे था। 2011 के अनुसार जनगणना में पूछा गया है कि लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे मतलब कितनी महिलाएं थी। तो कितनी थी, 943 महिलाएं थी। ठीक है, तो ये आपके इससे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन। अब यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे हम लोगों ने भी किए हैं, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि आपको बस इतना ही करवाया जाएगा, तो जो लोग बच्चे जुड़े रहेंगे वो इसका फ़ायदा भी उठाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। मैंने रीजनिंग हिंदी इसलिए नहीं करवाया है, लेकिन मैंने उसका प्लेलिस्ट दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग का कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है, तो काफ़ी बच्चे तैयार भी कर चुके हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ज़रूरत है जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट दे दी है। तो बाकी आपको जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उसको बहुत अच्छे से करवाया गया है, और भी अभी आगे भी अलग से भी इसके क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चा कौन होता है। तो बच्चा कौन होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 18 वर्ष जो आयु के कम के होते हैं उसको क्या बोला जाता है, बच्चा बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका एक्ट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें भी ये पूछा जाता है, उसमें तो ये आयु बालक को अलग से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कि छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करके, या फिर अध्ययन क्षेत्रों में किसी भी गड़बड़ी को नज़रअंदाज करके। तो नज़रअंदाज तो कुछ करना ही नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में शोर शराबे वाली सभाओं को समारोह को प्रोत्साहित करके, तो ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि कोई भी शोर शराबा जैसी चीज़ें उसको हॉस्टल वार्डन प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। ठीक है, छात्रों को अपने पालतू जानवरों को अध्ययन क्षेत्र में लाने की अनुमति देंगे। तो यहाँ भी अब जो लोग बोल रहे थे जब मैं क्वेश्चन करवा रही थी कि इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो आपके सिंपल ही आएंगे, क्योंकि अलग से ही आपका एक टॉपिक दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर जो है क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है। जिसने इसकी क्लास नहीं की है वो कर लें, आपके यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 5+3+3 ये इसका फ्रेमवर्क इस बार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, स्वच्छ जीवन शैली को अपनाना, नियमित सफाई कार्यक्रम। ठीक है, इसके बाद कमरे की वैक्यूमिंग, मतलब वैक्यूम के द्वारा कमरे की साफ सफाई। इसके लॉन्ड्री का प्रबंध ना होना, तो ना होना वाले कुछ है ही नहीं कि ये भी सब होने चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे देखेंगे कि नहीं पूछा गया, क्योंकि बहुत से लोग यही पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ नहीं पूछा गया वो हाँ हाँ के हिसाब से आंसर दे देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? वार्डन, डायरेक्टर, चीफ डायरेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जो भी हॉस्टल वार्डन है वही आपका मेस और हॉस्टल को नियंत्रित करेगा, मतलब कंट्रोल करेगा। सारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हॉस्टल वार्डन की। ठीक है। नेक्स्ट है एक छात्रावास वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर में विकलांग छात्रों के लिए सुलभ हो? अब जैसे डिसेबल चाइल्ड भी आपके आते हैं हॉस्टल्स में, भी सुविधाजनक चीजें हो, उनका भी एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करवाए हॉस्टल वार्डन। तो ये चीज कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। विकलांग छात्रों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा करना, उपेक्षा तो करनी नहीं है। ठीक है। इसके बाद है नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन, और हम लोग भी और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसके बाद है आपका विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से बाहर करना। तो ये कैसे कर सकते हैं? विकलांग छात्रों के लिए कोई भी आवास बनाने से इनकार करना। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा आंसर हो गया यहाँ पे? आपका जो बी आंसर है वो करेक्ट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से क्या होता है? ठीक है। ये तो यहाँ पे पूछा गया विशेषता चाहिए, मतलब कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए, बेहतर उत्पादकता चाहिए, कामकाजी संबंधों की स्पष्टता, या फिर परिवर्तन के प्रति अनुकूलन। तो क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशन ये सबसे मेन है, इसमें होना चाहिए रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? मतलब जो हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी सबसे प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हॉस्टल का रिकॉर्ड रखना ये सबसे ज़्यादा प्रमुख है, या फिर स्टूडेंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट, इसके बाद शुल्क संग्रहण, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव है तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावास में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेट करके पूछा गया है कि किस प्रकार से छात्रावास का जो रिकॉर्ड है आप रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का यूज तो होता ही ऑफिस वगैरह होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, रजिस्टर, दस्तावेज, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग से भी रख सकते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऐसे भी रख सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से आपको रखना है, कंप्यूटर पे भी और प्लस कागज डॉक्यूमेंट के रूप में भी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो प्राथमिक जिम्मेदारी की छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना। ठीक है। छात्रावास के वित्त का प्रबंधन करना, ये प्राथमिक। इसके बाद है पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना, ये टीचर का काम है। ठीक है। और प्रबंधन का तो ये जो भी आपके प्रिंसिपल हैं या और मैनेजमेंट कमेटी है वो सब करेगा। इसके हैंडलिंग एकेडमिक अफेयर ऑफ द स्टूडेंट, शैक्षणिक मामलों का संभालना, ये भी शैक्षणिक चीज़ें टीचर की जिम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा सुरक्षा है कि आप छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई कैसे सुनिश्चित हो वो निश्चित करें। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वार्डन को कितनी बार छात्रों के साथ नियमित छात्रावास बैठकें करनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाया है जब हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज किए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कब करना चाहिए। महीने में एक बार ये अवश्य करना चाहिए। ठीक है। या फिर जब भी कभी ज़रूरत है तब भी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट समझ लेते हैं वार्डन छात्रावास से समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है तथा बदमाशी को कैसे रोक सकता है? टकराव से बचने के लिए धमकी की घटनाओं को नज़रअंदाज करें, तो ये तो नहीं किया जा सकता। बदमाशी की घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए पीड़ित को दंडित करें, ये भी नहीं कर सकते हैं। बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। इसके उन छात्रों की चिंताओं को नज़रअंदाज करना जो खुद को बहिष्कृत महसूस करते हैं। तो यहाँ पे इसके अनुसार आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महिला छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति में प्रबंधन व अध्यापकों में कितना प्रतिशत महिलाओं का होना चाहिए? ठीक है। अब जो महिला छात्रावास है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल कह सकते हैं स्टाफ है वो कितना होना चाहिए? 25%, 75, 35 या फिर 50। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 50%। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावासों में नियमित तौर पर कितने अंतराल में स्वच्छता की जांच आवश्यक है? तो कितने में? 3 माह में एक बार, ठीक, और 2 माह में एक बार, 6 माह में एक बार या फिर 5 माह में एक बार। तो ये कब? 3 माह में एक बार सुरक्षा की जांच करनी चाहिए स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावासों में छात्राओं में किस पोषक तत्व की कमी की जांच नियमित तौर पर की जाती है। तो किसकी की जाती है, आपको पता है हॉस्टल्स वगैरह जब होते हैं तो वहाँ पे मेन आयरन की कमी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नियमित रूप से किसकी जांच होती रहनी चाहिए। वैसे तो सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, फिर भी जो आयरन है उसको सबसे नंबर 1 की प्रायोरिटी पर रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावास में एक सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाता है, शिकायत बॉक्स उसके नियंत्रण में होता है। तो शिकायत पत्र किसके नियंत्रण में होता है, मैनेजमेंट कमेटी, मैथ्स कमेटी, स्टूडेंट कमेटी, इंट्रा हॉल कमेटी। तो जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके पक्ष में ही होता है, एक बॉक्स लगाया जाता है, वहाँ पे कोई भी छात्र अपनी समस्या कुछ है तो लिख के दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता, सहयोगी भावना और साथ जीने का भाव, इसके बाद पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संचयी रिकॉर्ड कार्य में निहित डेटा होना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब जो डेटा आप रखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, सटीक मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, व्यापक एग्जिस्टेंसिव होनी चाहिए है, फिर ये इसके बाद है यूजेबल, मतलब जब भी उसका यूज हो तो उसका यूज कर सकें अच्छे से। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। छात्रावास समिति में कौन शामिल नहीं होता है, तो हॉस्टल में कौन सा शामिल नहीं होता है, आपका प्राचार्य, सचिव, वार्डन, डिप्टी वार्डन। तो कौन जो सचिव है वो इसमें शामिल नहीं होते, बाकी सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्थिर की नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में किसके द्वारा समस्या समाधान किया जाएगा, ठीक है। वार्डन के द्वारा, छात्रावास अधीक्षक के द्वारा, या फिर छात्रावास केयर टेकर के द्वारा, छात्र छात्राओं द्वारा मीटिंग करके। तो किसके द्वारा किया जाएगा, मतलब किसी से अगर अपेक्षित साफ सफाई नहीं हो रही तो ये सब किससे पूछा जाएगा, छात्र से ही पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रावास से छात्रों को क्या लाभ है, अनुशासन, सहयोग की भावना, आत्मनिर्भरता। तो ये सारी चीजें छात्रावास से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद है और छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टीवी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। तो यहाँ पे भी आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें आपको सही उत्तर देना है। तो सबसे पहला क्या है, स्वस्थ जीवन और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है, ठीक है। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होता है, बल्कि सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों ही बात सही कही जा रही है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, छात्रावास में छात्रों को कौन सी उपभोग सामग्रियों उपलब्ध कराई जाती हैं, मतलब छात्रावास में आपको क्या क्या चीज़ें छात्र को देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, बेड है, आपका टेबल है, चेयर है, बुक शेल्फ है, ठीक है, अलमीरा, हल्का लोहे का बक्सा, इन्वर्टर, झाड़ू। तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि झाड़ू वगैरह साफ सफाई के लिए अलग से ही स्टाफ होता है। इसके बाद गद्दा, तकिया, एक कूड़ेदान, साइकिल, इसका भी कोई मतलब नहीं, मग, बाल्टी, पोंछा, एसी। ओहो, ऐसे कौन से हॉस्टल है जहाँ पे एसी दी जाती है, तो यहाँ पे ए आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है, एक वार्डन कितने छात्र छात्राओं की नियुक्ति, मतलब एक वार्डन की जिम्मेदारी में कितने बच्चे आते हैं। तो ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 60 से 80 बच्चे तक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छात्रावास के खातों का परीक्षण एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार आवश्यक है। तो कितनी बार आवश्यक है आपका, एक वर्ष में पूछा गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो मतलब साल में 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रावास में छात्रों के प्रबंधन में त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, मैनुअल है, स्वचालित उपकरण, सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज आवश्यक है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस लिए आवश्यक है, आजकल मतलब काफ़ी डिजिटल इंडिया या डिजिटल चीज़ों का चल रहा है। तो क्या होता है कि जैसे एंट्री वगैरह के लिए ब्लूप्रिंट वगैरह जैसे स्कैन करके कि एंटर करके जाएंगे, एंटर करके आएंगे, सारी चीज़ें ये सब की जाती हैं, तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता काफ़ी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खाते व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों की किस प्रकार की जानकारी को आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लाभ हानि ये सब है, तो इसमें किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है ये हम लोगों को बताना है। कम विस्तृत, अधिक विस्तृत, सीमित मात्र या फिर बहुत अधिक प्रतिलंबित। तो जो अधिक विस्तृत है उसमें आधुनिक प्रबंधन में लाभ और हानि व खाते की आवश्यकता होती है, बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़े से है उनमें ये सब चीजें की जाती हैं। इसके बाद है छात्र की ओर से किया गया असमान व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होता है। उपस्थिति रजिस्टर, शैक्षिक रजिस्टर, परामर्श रजिस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस में शामिल होता है आपका, तो परामर्श रजिस्टर होता है, उसमें ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वह व्यक्ति कौन है जो हॉस्टल की देखरेख करता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, शिक्षक है, चपरासी, क्लर्क या फिर वार्डन। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वार्डन है जो हॉस्टल की देखरेख करता है। ठीक है, अब है हम लोगों का जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वाला पार्ट है, तो इसमें जैसे आप लोग देख सकते हैं मुहावरे वगैरह ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, हिंदी तो कॉमन वही सारी पूछी जाती है जो बाकी आपके एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे जैसे मुहावरे दिया गया तो आप लोग जो भी मुहावरे मिल रहे हैं उनको तैयार कर सकते हैं अच्छे। तो दांत काटी रोटी, इसका क्या मतलब है, पक्की मित्रता। ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास होता है, तो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है रसोई घर में। ठीक है, क्योंकि ऐसे इसको संधि विच्छेद जब करेंगे, ठीक है, कि मतलब किसके लिए घर, रसोई के लिए घर, तो तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार। तो व्यंजन संधि आपकी है सदाचार में। ठीक है, हाथी किस प्रकार का शब्द है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाथी किस प्रकार का शब्द होता है, तो हाथी किस प्रकार का है, तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी। तो हाथी है आपका तद्भव। ठीक है, इसके बाद है 95, जो मोक्ष चाहता है उसको क्या बोलते हैं, मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुरमुच, ममुच। तो इसको क्या बोलते हैं, जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु। ठीक है, नेक्स्ट है तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ठीक है, इसका मतलब ये किसका पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। पुत्र का, पुत्री का, भाई का, पिता का। तो ये किसका होता है, पुत्र का। ठीक है, अगर आपका सुता हो गया तो पुत्री। ठीक है, इसके बाद मूक विलोम शब्द है, तो मूक किसका विलोम शब्द है, अल्पभाषी, वाचाल, मृदभाषी, कटभाषी। तो जो वाचाल होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है, मूक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदनी है, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें त्रुटि बतानी है। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदनी है, तो इसमें कौन सी, इसमें लिखा है खरीदने हैं, तो इसमें कौन सी त्रुटि है, मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदनी है। तो कौन सी है, सीधी सीधी दिख रहा है, सी यहाँ पे गलत है। कच्चा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, तो कच्चा शब्द किस में आता है आपका, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो कच्चा मतलब एक इतने स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे समूह की बात हो रही है तो वो किस में आ जाता है, समूह में। ठीक है, व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल किसी चीज़ की बात हो रही है। इसके बाद जातिवाचक का है कि एक जैसे फीमेल की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर श्रेणी की कोई बात। भाव में आपका भाव आ जाते हैं, दुख है, पीड़ा है, रोना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, समूह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया का मूल रूप जो होता है उसको क्या कहते हैं, धातु, काम, पुरुष, काल। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइडियम्स, तो टू शेक ऑफ, इसका क्या मतलब होता है, बी होगा टू गेट रिड ऑफ, मतलब किसी चीज से अलग हो जाना। ठीक है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया उसका, ए लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लैक एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूल बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं, या फिर रिजर्वोयर बोलते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी।
ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूट पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। जो स्केलेटन बॉडी मतलब हड्डी वाली बॉडी को ये बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब है वार्डनसडे, वर्थवाइल, वेदियर या फिर वियर्ड। तो यहाँ पे कौन सा सही शब्द है आपका, ये वाला सही शब्द है, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड एडोर्न। तो एडोर्न का एंटोनियम्स क्या होता है, डिसफिगर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड प्रोडिजियस। इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इमेंस। ये आपका ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, टेक दिस सूटकेस अप स्टेयर। ठीक है, तो इसका पैसिव फॉर्म बताना है, जो एक्टिव पैसिव आपके होते हैं। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन ये है, ये आपको बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेक दिस सूटकेस अप स्टेयर। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर सी सही है, दिस सूटकेस शुड बी टेकन बाय अप स्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 108। इसमें क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर। यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। अगर कोई भी एरर आपको लगती है कि नहीं है, तो आप उस पर नो एरर पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर, वॉक नाउ सिंस वी हैड वी विल हैव टू। तो ये पढ़ लेते, वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस। तो यहाँ पे कौन सी एरर है जो आपको लग रही है, ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सी आंसर है, सिंस वी हैड, ये हो जाएगा। ठीक है, सिंस कब लगाते हैं, जब कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड हो, आपको पता हो, तब सिंस लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है कौन सा सही से आपका फिल किया जाएगा। राजा ब्लैंक जगह दी गई है, द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा, विल हैव है, या फिर लीफ्ट हो जाएगा, या फिर है, मतलब राजा ने घर छोड़ दिया था जब हरी आया था, तो हैड लेफ्ट मतलब चुका था की बात हो रही है, तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द ओनर ऑफ द हाउस वाज, फिर यहाँ ब्लैंक दिया गया, एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन ए स्ट्रेंजर। तो इसके लिए एक मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है कि यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा आपका, इम्पेशेंट, इंडिफरेंट, इंडिजेंट, इसका इंडजेंट। तो यहाँ पे आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रासोचरितकाव्य। अब ये आपका कौन सा वाला पार्ट है, जो लैंग्वेज प्रोफेसर जिन्होंने हिंदी को सिलेक्ट किया होगा उनके लिए ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रासोचरितकाव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है आपका, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने ये बात कही थी। मतलब आपकी इसमें बताई गई है कि 12th स्टैंडर्ड तक की ग्रामर पूछी जाएगी, तो ये सब चीज़ें उसी में इंक्लूड है। ठीक है, अब ये रचना वगैरह पूछी जाती है इसमें। अंधा युग रचना किसकी है, ठीक है, तो अंधा युग रचना किसकी है, आपकी धर्मवीर भारती की ये रचना है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर इनमें से क्या होता है, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो क्या होता है, अलंकार होता है। ठीक है, चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है, तो ये आपको बताना है, तो कितनी 16 मात्राओं का छंद होता है चौपाई। आचार्य भरत के रस सूत्र के उत्तरता शंकु के सिद्धांत का नाम है, तो इनके सिद्धांत का क्या नाम है, अनुमितिवाद। ठीक है, इंसानियत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इंसानियत शब्द का संधि विच्छेद क्या, इंसान प्लस ईयत। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित से माता पिता में कौन सा समास है। ये तो काफी सिंपल सा पूछा गया है, तो कौन सा है, द्वंद्व समास है। ठीक है, माता पिता है, भाई बहन है, ठीक है, इन सब में क्या होता है, द्वंद्व समास। अंतस्थ और उस वर्ड कितने होते हैं, तो कितने आपके अंतस्थ जो वर्ड होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, उनसे या, रा, वा और ला। ठीक है, के अलावा 4 ही आपके ऊष्म होते हैं। ऊष्म कौन कौन से होते हैं, इसमें ऐसे बोलने से गरम गरम सांस में हवा निकलती है इस प्रकार से, जैसे शा हो गया आपका, सा षटकोण हो गया। ठीक है, इसके बाद सा हो गया, हा हो गया, इसमें ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी
ऊष्मा के साथ ये चीज़ निकलती है, मतलब गर्म जैसा कुछ ऐसे होता है। तो ये आपके 4 ये होते हैं। तो कुल मिला के कितने 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। तो यहाँ पे वाक्य पूछा गया किस प्रकार का ये वाक्य है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान है, सामान वर्तमान काल है, या फिर सामान भविष्य काल है, या संभाव्य भविष्य काल है। तो कौन सा ये आपका सामान भविष्य काल है। ठीक है, मतलब प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, भविष्य की बात की जा रही है। इसके लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृतवाचक का वाक्य बताइए। ठीक है, अब कृतवाचक का वाक्य कौन सा है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ठीक है, इसके बाद है राम द्वारा रावण को मारा गया। ठीक, और कौन सा है? आज टहलने चला जाए, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो ये आपके दिए गए, इसमें आपको कृतवाच्य बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये एक कृतवाच्य है। ठीक है, तो ये आपके 120 क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। और किसी को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है, या किसी को लगता है कोई क्वेश्चन का और कोई आंसर हो सकता है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करेंगे अल्टरनेट डे पे ही। ठीक है, और ये मत सोचो कि वाले क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जीएस का पार्ट ही काफ़ी वास्ट होता है, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मान लो इसमें से ही आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं, तो हम लोग इसमें जितने भी सेट दिए गए सारे करेंगे। ठीक है, और समझ समझ के करेंगे। इसके बाद रीजनिंग के जो मैंने क्वेश्चन दिए वो आप लोग करके लाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई क्वेश्चन में, तो आप पर्टिकुलर बताएंगे ये क्वेश्चन नंबर है, तो मैं उसको अलग से आपको बता दूंगी। ठीक है, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगी, या फिर अगर ज़्यादा बच्चों की क्यूरी आती है तो उसकी एक छोटी सी वीडियो भी बना दी जाएगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, मेहनत से बिल्कुल पीछे ना हटिए। बाकी आपका एग्ज़ाम जब भी होना होगा हो जाएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहें और जुड़े रहें लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार और सम्मान देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा ठीक है, जैसे हम लोगों की आईसीटी की क्लासेस समाप्त होती हैं। ठीक है, और तो हम लोग अपना जीएस वाला जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि जीएस में पहले तो मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव हुए, स्कीम्स हैं, सब कुछ करवा दूंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, फिर उसके बाद आईसीटी जब समाप्त हो जाती है, उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के अलग से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो ऐसा पार्ट है जो आपको कहीं ज़्यादा मिलता नहीं है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम तक पूरा प्रिपेयर, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन मैं करवा दूंगी। बाकी आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी कोर्स लेने के लिए। जुड़े रहें लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।